पॉलिटिकल साइंस मेजर 5 का नेक्स्ट सीरीज वाला हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने टोटल 3 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस मेजर 5 में जाना है, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या आपका 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं का वर्णन करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई क्वेश्चन में बताया था, 73वां संविधान संशोधन अगर किसी से रिलेटेड है तो वो आपका पंचायती राज व्यवस्था से है, और 74वां संविधान संशोधन जो है वो आपका नगर पालिका या फिर नगर निगम से रिलेटेड है। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर इसे आप पढ़ चुके हो पिछले क्वेश्चन में। और भी जितने भी यहाँ पर टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, मिलता जुलता आंसर आपको मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको क्या लिखना है कि भारत में लंबे समय से गाँवों में लोक शासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की परंपरा रही है, लेकिन यह व्यवस्था पूरे देश में एक जैसी और मजबूत नहीं थी। यानी जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी ना, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, तो उस तरीके से पहले भी था, लेकिन और ना ही पूरे भारतवर्ष में एक जैसा नहीं था। तो इसे पूरे भारत में, पूरे देश में लागू करने के लिए और एक जैसी व्यवस्था लागू करने के लिए क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन लाया गया। इसलिए भारत सरकार ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया, जिसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और पूरे देश में एक समान पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो ये 73वां संविधान संशोधन समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि इस संशोधन की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली जो विशेषता अगर बात करें, विशेषता मतलब इसमें क्या क्या नियम रखे गए थे, किस तरीके से सारी व्यवस्था रहेगी, उसी को लिखना है। तो पहले नंबर पर क्या आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पूरे भारत में पंचायतों की 3 स्तरों पर व्यवस्था की गई है। एक आपका ग्राम स्तर पर आपका होगा, ठीक है, ये आपका ग्राम पंचायत रहेगा। इसके अलावा पंचायत समिति जो आपका प्रखंड स्तर पर रहेगा, जिसे ब्लॉक या फिर तहसील भी बोला जाता है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी होता है, जिसे जिला परिषद कहा जाता है। इस तरीके से हर एक पंचायत को 3 भाग में बांटा गया है, 3 स्तर पर। और ये जो 3 स्तर में बांटे गए हैं, इसका क्या रीज़न है, तो गाँव के शासन में 3 स्तर बनाए गए हैं, ताकि छोटे से छोटे मुद्दे से लेकर बड़े फैसले तक हर जगह लोगों की भागीदारी हो सके, इसलिए यह बांटा गया है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, यानी ये इसकी क्वालिटी है 73वें संविधान संशोधन की। यानी जितने भी पंचायत थे उन सभी पंचायतों को संविधान में दर्जा मिला। इससे पहले पंचायतें सिर्फ राज्य सरकारों के अधीन थी, यानी इससे पहले जो पंचायतें थी वह राज्य सरकार के ही अधीन थी, लेकिन 73वें संशोधन के बाद पंचायतों को संविधान के तहत अधिकार मिल गए। अब कोई राज्य पंचायतों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, सिर्फ संविधान के नियमों के अनुसार ही बदलाव कर सकता है। यानी ओवरऑल पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिला। तीसरे नंबर की अगर बात करें विशेषता, ग्राम सभा की स्थापना। हर गांव में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। ग्राम सभा में गांव के सभी 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा पंचायत के कार्यों की निगरानी करती है और पंचायत को उत्तरदायी बनाती है। ग्राम सभा का काम ही है कि जो भी पंचायत व्यवस्था है, किस तरीके से चल रही है, क्या क्या कार्य हो रहे हैं, उन सभी की निगरानी रखना और उनके प्रति उत्तरदायी होना, यानी ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होना, जो भी पंचायत में मुखिया है या फिर सरपंच है। 4th नंबर की अगर बात करें, पंचों का प्रत्यक्ष चुनाव। अब पंच किसे कहा जाता है, वो चीज़ मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। जो वार्ड सदस्य होते हैं उसे पंच कहा जाता है और प्रधान सरपंच यानी मुखिया को कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत के सदस्य यानी पंच और प्रधान का चुनाव सीधे गांव के लोग ही करते हैं वोट देकर। इससे जनता को पंचायत में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला और लोकतंत्र मजबूत हुआ। और इस तरीके से संवैधानिक जब दर्जा मिला तो लोग अपने गांव के क्षेत्र में किसको मुखिया बनाना है, किसको वार्ड बनाना है, ये जनता को अधिकार मिला वोट के द्वारा। इसके बाद आगे जो विशेषता है वो आपका आरक्षण की व्यवस्था की गई संविधान में। पंचायत में विभिन्न वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए। पंचायतों की कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। अब इसमें कुछ राज्य में 50% भी आरक्षण है। इससे समाज के कमज़ोर वर्गों को भी शासन में भाग लेने का अवसर मिला। यानी जब आरक्षण मिला, आरक्षण किनको मिला, जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग थे, पिछड़े दबे कुचले जो लोग थे, उनको मिला, जिससे वह आगे बढ़ सके। इसके अलावा 6वें नंबर की अगर बात करें, जो विशेषता है यानी कार्यकाल। हर 5 साल में पंचायत का जो कार्यकाल होता है, हर 5 साल में, यानी हर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक तय किया गया है। कार्यकाल पूरा होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य किया गया, यानी हर 5 साल में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। इनका जो समय है वह 5 साल का ही है। 7वें नंबर की जो विशेषता है वो आपका पंचायतों को भंग करने पर नियम। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पंचायत
अगर आपको चुनाव करवाना है तो उससे पहले पंचायतों को भंग किया जाता है। यदि पंचायत को किसी कारण से भंग किया जाए तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराने होंगे, या किसी और रीजन से भी अगर मान के चलो 2 ही साल में या 3 साल में या चौथे साल में किसी क्रिटिकल कंडीशन के कारण अगर पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत अगर भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंतर हर हाल में आपको चुनाव करवाना होगा। यह नियम पंचायतों को मनमाने तरीके से भंग होने से रोकता है। यानी कोई भी पंचायत व्यवस्था को अपने मनमाने तरीके से भंग, कहने का मतलब नष्ट कर दिया गया, पंचायत में जो प्रधान है उसको हटा दिया और कोई दूसरा बन गया, ऐसा नहीं है। फिर आपको उसी तरीके से उसी प्रणाली से जाना होगा, 6 महीने के अंदर में चुनाव करवाना होगा। तो ये भी एक विशेषता है। इसके बाद 8 नंबर की अगर बात करें वित्तीय अधिकार। अब वित्तीय अधिकार में क्या यहाँ पर विशेषता है, तो पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के अधिकार दिए गए। वे अब स्थानीय कर यानी लोकल टैक्स लगा सकते हैं, लोकल लोगों पर, स्थानीय लोगों पर वह टैक्स भी लगा सकते हैं। राज्य सरकार से वित्तीय सहायता यानी फंड भी ले सकते हैं, इससे पंचायत अपने खर्च खुद चला सके, इसके लिए रास्ते खुले। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ, यानी वित्तीय सहायता इनको मिलने लगा। इसके बाद 9 नंबर की अगर बात करें वित्तीय आयोग की स्थापना। हर राज्य को यह निर्देश दिया गया कि जब वित्तीय सहायता स्थानीय जो पंचायत है उसको जब दिया जाएगा, उसको अधिकार जब दिया जाएगा, तो इसके लिए वित्तीय आयोग की स्थापना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वह हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाए। यह आयोग पंचायतों को मिलने वाली धनराशि या फिर कर और सहायता पर सुझाव देता है। 10 नंबर की अगर बात करें योजना निर्माण में भागीदारी। पंचायतों को अपने स्तर पर विकास योजनाएं बनाने और लागू करने की शक्ति दी गई। यानी पंचायतों को ये अधिकार दिया गया, उनके पास शक्ति है कि विकास से रिलेटेड, जनता के विकास से रिलेटेड योजना बना सके, जैसे कि शिक्षा, जल व्यवस्था, स्वास्थ्य, सड़क, सफाई आदि की योजनाएं बनाना। 11 नंबर की अगर बात करें चुनाव आयोग की व्यवस्था यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था। पंचायत चुनावों के लिए हर राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका भी यहाँ पर गठन किया गया। यह आयोग पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। इसके बाद 12वीं नंबर की अगर बात करें 11वीं अनुसूची की स्थापना की गई, यानी संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों की सूची दी गई जिस पर पंचायतें काम कर सकती है। यानी 29 विषयों में पंचायतों के कार्य के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसके आधार पर पंचायतें काम कर सकती है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, रोजगार आदि। आप कोशिश कीजिएगा, आप अपने गांव में अगर जाइएगा कभी भी, तो अगर कभी भी आपके मुखिया जी मिलते हैं तो कोशिश कीजिएगा, आप उनसे सवाल पूछिएगा कि आपके जो काम काज है बताइए किस संविधान के किस अनुसूची में मेंशन है। अगर वो जानते हैं तो वाकई में पढ़े लिखे मुखिया हैं, और नहीं जानते हैं तो फिर समझिए कि वो अनपढ़ है। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो। बाकी निष्कर्ष के तौर पर आपको लिखना है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के लोकतंत्र को गांव के दरवाजे तक लेकर आया। इससे आम ग्रामीण लोगों को शासन में सीधी भागीदारी मिली, यानी आम जनता सीधे तौर पर भागीदारी बन सकते हैं एक प्रतिनिधि बनने के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि आरक्षण भी दिया गया। अब पंचायतें सिर्फ नाम की संस्था नहीं रही, बल्कि उन्हें काम करने, योजना बनाने और पैसे खर्च करने की संवैधानिक शक्तियाँ मिली। यह संशोधन भारत को जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा की भावना से सचमुच जोड़ता है। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर मैं आपको निष्कर्ष बताता हूँ। अगर इस तरीके से निष्कर्ष दीजिएगा तो वाकई में आपका कॉपी बहुत अच्छे तरीके से नंबर मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के संगठन का वर्णन कीजिए। इससे पहले हमने पंचायती संगठन के बारे में देखा था, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, शहर के स्तर पर जो नगर पालिका है उसकी व्यवस्था के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले नगर पालिका क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। नगर पालिका परिषद एक शहरी स्थानीय निकाय है, यानी एक शहरी क्षेत्र का ये सिस्टम है जो छोटे और मध्यम आकार के शहरों में जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसका मुख्य काम होता है शहर की सफाई, पानी, सड़क, लाइट, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी ज़रूरतों की पूर्ति कराना। नगर पालिका अगर आपको आंसर लिखना है तो इतना लिखिएगा, यह जो नगर पालिका परिषद है वह शहरी क्षेत्र में, खास करके छोटे और मध्यम आकार के जो शहर होते हैं उसमें जनता के सुविधा के लिए ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। और इसका मुख्य काम जो भी आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इसका गठन जो है वो संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हुआ है, जिससे इसे संवैधानिक मान्यता यानी संवैधानिक दर्जा मिली। दूसरे नंबर की अगर बात करें नगर पालिका परिषद का संगठन, यानी इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ये बनाई गई है, तो नगर पालिका परिषद का संगठन 3 प्रमुख भागों में बांटा है। जैसे कि आपका पहला आपका सभापति, दूसरा आपका पार्षद, तीसरा नगर पालिका।
सभापति को जैसे यहाँ पर देखिए चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट भी बोला जाता है, और पार्षद जिसे आप काउंसलर्स भी बोल सकते हो। इसके अलावा नगर पालिका आयुक्त या फिर कार्यपालिका अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है। ये तीनों मिलकर नगर पालिका के कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से यानी एक योजना के तरीके से चलाते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। अब सभापति कौन होता है? चेयरपर्सन जो प्रेसिडेंट होता है। तो सभापति नगर पालिका परिषद का सबसे उच्च पद होता है, सबसे ऊंचा पद यही होता है नगर पालिका में। इसे जनता के चुने हुए पार्षदों द्वारा चुना जाता है, यानी जनता जिन पार्षदों को वोट देती है उन पार्षदों द्वारा एक सभापति का चुनाव करते हैं। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसे जनता के चुने हुए जो पार्षद होते हैं उसके द्वारा चुना जाता है। इसका काम परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, इसके अलावा फैसले लेना और परिषद की ओर से सभी कार्यों की निगरानी करना होता है। यह जनता और प्रशासन के बीच सेतु का काम करता है। जनता और प्रशासन कहने का मतलब है ये जनता है और ये अगर प्रशासन है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, यानी जोड़ना, और पूरे नगर की जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है, ये सभापति के ऊपर में। दूसरे नंबर की अगर बात करें पार्षद, पार्षद क्या होता है? तो शहर को छोटे छोटे हिस्सों जैसे कि वार्ड जो होते हैं तो वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड से एक एक पार्षद जनता द्वारा चुना जाता है, जनता उसे वोट देती है। ये पार्षद नगर की समस्याएं उठाते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। इनका कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है। ये लोग नगर पालिका की बैठकों में भाग लेते हैं और विकास योजनाओं पर निर्णय लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें कार्यपालिका अधिकारी, यानी कार्यपालिका जो लास्ट वाला हमने टाइप बताया था, यहाँ पर देखिए ये जो आपका नगर पालिका आयुक्त या फिर कार्यपालिका अधिकारी। अब इसके बारे में समझिए। तो यह अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होती है, यानी इसे कोई वोट देकर नहीं चुनता है। यह अधिकारी राज्य सरकार द्वारा ही नियुक्त होता है। इसका काम नगर पालिका के सभी प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाना होता है। यह परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को अमल में लाता है, यानी जो भी परिषद निर्णय लेता है उस निर्णय को यह आगे फॉलो करवाता है और कर्मचारियों का नेतृत्व करता है। इसके पास नगर पालिका के बजट, बिल, योजना और कार्यालय संबंधी सभी फाइलों की जिम्मेदारी होती है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपका अस्थायी समितियाँ। अस्थायी समितियाँ क्या होती है वो समझिए। नगर पालिका में कई प्रकार की अस्थायी समितियाँ बनाई जाती है, जैसे वित्त समिति, इसके अलावा स्वास्थ्य समिति, इसके अलावा शिक्षा समिति, निर्माण समिति आदि। इन समितियों में पार्षद सदस्य होते हैं और इन समिति में जो सदस्य होते हैं वह पार्षद ही होते हैं जिसे जनता चुनती है। इनका काम संबंधित विषयों पर निर्णय लेना होता है, उन पर काम करवाना होता है। इससे नगर पालिका का काम तेज, प्रभावी और योजना ढंग से होता है। यानी यहाँ पर वित्त से रिलेटेड जो पार्षद होंगे वो वित्त से रिलेटेड काम करवाएंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी पार्षद होंगे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करवाएंगे अपने नगर में, अपने शहर में। शिक्षा से रिलेटेड जो भी पार्षद होंगे वह शिक्षा से रिलेटेड कार्य करवाएंगे और एक योजना तरीके से कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नगर पालिका परिषद की बैठकें, यानी नगर पालिका परिषद की बैठकें समय समय पर होती है जिनमें शहर की समस्याओं, योजनाओं और बजट पर चर्चा की जाती है। और इन बैठक में क्या होता है कि कौन सी योजना लागू करनी चाहिए या फिर अभी तक से कितने योजना लागू हो चुकी है, क्या खर्च है क्या नहीं है, भविष्य में जो भी योजना लागू की जाएगी उसका बजट क्या है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की जाती है बैठकों में। सभी पार्षद और सभापति मिलकर निर्णय लेते हैं और जो कार्यपालिका अधिकारी होते हैं वह इन बैठकों में जो भी निर्णय लिया जाता है उसको लागू करवाने का काम करते हैं। यानी जो अधिकारी होते हैं जिसे राज्य सरकार चुनती है, जो भी निर्णय लिया जाता है, इन बैठकों में पारदर्शिता और जनहित को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, चुनाव और कार्यालय। नगर पालिका परिषद के सदस्य यानी पार्षदों का चुनाव हर 5 वर्ष में एक बार होता है। ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाती है, यानी जो स्टेट लेवल पर जो निर्वाचन आयोग है वही करवाती है। और यही आयोग आपका पंचायती राज व्यवस्था में भी चुनाव करवाती है। चुनाव में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक वोट दे सकते हैं। इससे शहरी जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो यहाँ पर भी गांव के जैसा ही सारा कुछ सेम है, जो भी आयोग है वो भी सेम है, जो यहाँ पर अधिकार है वोट देने का वो भी, जनता का जो एज है वगैरह सारा कुछ वो भी सेम है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, महिला और आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण, ये भी हमको लग रहा है सेम ही है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती है। महिलाओं के लिए 33% से लेकर 50% सीटें आरक्षित की गई है। इससे सभी वर्गों को क्या होता है कि नगर शासन में भागीदारी का अवसर मिलता है। यानी जितने भी
छोटे वर्ग के लोग हैं, चाहे वो पिछड़े या फिर अति पिछड़े या फिर जो भी जनजाति लोग हैं, उनको भी भागीदारी मिलता है इसमें आगे बढ़ने का, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का। यह लोकतंत्र की समावेशी भावना को मजबूत करता है। इसके बाद आगे निष्कर्ष के तौर पर आपको लिखना है कि नगर पालिका परिषद शहरी क्षेत्रों में शासन और विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका संगठन ऐसा बनाया गया है कि जनता, चुने हुए प्रतिनिधि और सरकारी अधिकार जो है, यानी जो सरकारी अधिकारी है, सभी मिलकर नगर की समस्याओं का समाधान कर सके। यानी जनता द्वारा जो भी पार्षद होते हैं और जो सरकारी अधिकारी होते हैं, वो सभी मिलकर अपने नगर की समस्याओं का समाधान कर सके। साथ ही साथ पारदर्शिता, भागीदारी और सेवा भाव इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। यानी ये जो सारा कुछ यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है, इस तरीके से बनाई गई है ताकि चुनाव करके सारा कुछ हो, और बैठक भी इसमें होती है जो सारा कुछ जनता के सामने कराई जाती है, यानी पारदर्शिता के साथ होती है, और इसमें हर कोई भागीदारी बन सकता है क्योंकि आरक्षण भी दी गई है। सेवा भाव से इसके प्रमुख सिद्धांत है। यह संस्था शहरी विकास का मजबूत आधार है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला आरक्षण का क्या प्रावधान रखा गया है। यानी पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण तो मिला है, तो उन आरक्षण में क्या क्या प्रावधान दिया गया है, क्या क्या उनके गुण हैं, वो हमको एक्सप्लेन करना है और आपको समझना है। सबसे पहले प्रस्तावना हम लोग देख लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं, परंतु बहुत समय तक महिलाओं को सामाजिक राजनीतिक रूप से पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिल सके। यानी देखा गया है कि बहुत समय से, चाहे देश आज़ाद होने के बाद भी क्या हुआ कि संविधान बनने से पहले भी क्या हुआ कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में उतना दर्जा नहीं दिया गया। इस असमानता को दूर करने के लिए संविधान में समय समय पर सुधार किए गए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सुधार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का है, जो उन्हें स्थानीय स्तर की राजनीति में भागीदारी देने के लिए किया गया था। यानी संविधान में इन लोग को आरक्षण दिया गया जिससे इनके अधिकार मिल सके। पंचायती राज व्यवस्था का परिचय, अब इसके परिचय को भी लिखना होगा। हालांकि मैंने कितनी बार ये चीज़ बताया है, आप लोग के दिमाग में ये फिट हो गया होगा। पंचायती राज व्यवस्था भारत की ग्रामीण शासन प्रणाली है जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। और ये जो है इसका संविधान में दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ही मिला है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बनाना और स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान करना, यानी वहीं के लोग ही सारी समस्या का समाधान कर सके, यही इसका उद्देश्य है। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर होते हैं। अब देख लेते हैं महिला आरक्षण की पृष्ठभूमि। तो भारत में महिलाओं को लंबे समय तक राजनीति में बहुत ही सीमित भागीदारी मिली है, यानी ना के बराबर। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, और इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सक्रिय भूमिका निभा सके, यानी इसका लाभ उठा सके, भागीदारी बन सके। महिला आरक्षण का कानूनी प्रावधान समझते हैं एक एक कर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन का यही मेन आंसर है। सबसे पहला, आरक्षण की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो पंचायती राज संस्थाओं के कुल सीटों का कम से कम 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, यानी 33%। यह आरक्षण सामान्य सीटों के साथ साथ अनुसूचित जाति यानी ओबीसी सीटों के साथ साथ जो भी अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में जो आते हैं, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी वाले जो है कि आरक्षित सीटों पर भी यह लागू है, 1/3 कि उनको आरक्षित दिया जाएगा। और दूसरे नंबर की अगर बात करें, प्रत्येक स्तर पर आरक्षण, यानी किस तरीके से अलग अलग स्तर पर आरक्षण है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों स्तरों पर यह आरक्षण पूरे तरीके से लागू है। ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत पर अगर आपको आरक्षण मिलता है तो पंचायत समिति पर नहीं मिलेगा या जिला परिषद पर नहीं, सब पर यह लागू है। इसके अलावा प्रमुख पदों पर आरक्षण भी है, जैसे कि सरपंच, प्रमुख और इसके अलावा अध्यक्ष आदि पदों पर भी 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। इसके अलावा घूमता आरक्षण यानी रोटेशनल रिजर्वेशन, यह आरक्षण समय समय पर बदलता रहता है। घूमता आरक्षण कहने का मतलब है यह चेंज भी हो सकता है। तो यह आरक्षण समय समय पर बदलता रहता है ताकि हर क्षेत्र की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। अब समझते हैं महिला आरक्षण का उद्देश्य क्या है। आखिर जो आरक्षण दिया गया महिलाओं को, तो इसका मेन उद्देश्य क्या रखा गया। राजनीति भागीदारी बढ़ाना, राजनीति में इनकी भागीदारी बढ़े, ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले राजनीति में, जैसे कि महिलाएं पंचायतों में चुनी जाए और निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सके। सशक्तिकरण यानी महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। महिलाएं सशक्त होने के लिए जब वो
एक प्रतिनिधि के तौर पर उभर कर आती है तो वह अपनी हक की बात 100% वो रखती है, जिससे वह सशक्त बन सकती है। इसके अलावा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यानी जो लिंग के आधार पर असमानताएं थी या अभी भी अगर है, जैसे कि लड़का है तो ये यहाँ पर जा सकता है, भागीदारी बन सकती है, लड़की है तो यहाँ पर भागीदारी नहीं बन सकती है, महिला है तो यह पूरे गांव क्षेत्र में यह भागीदारी नहीं बन सकती है, इसे हम लोग नहीं बैठा सकते वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, यानी भेदभाव है, उन भेदभाव को ख़त्म करके लैंगिक जो समानता है यानी स्त्री पुरुष में समानता को बढ़ावा देने के लिए यह रखा गया। इसका उद्देश्य है राजनीति और प्रशासन में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाना, इसका उद्देश्य है। 4 नंबर की अगर बात करें, स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान, यानी जो भी स्थानीय स्तर पर खास करके महिलाओं के लिए जो समस्या है उसके समाधान के लिए, जैसे कि महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, स्वच्छता जैसी बुनियादी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझती है, क्योंकि एक महिला परिवार को चलाती है और कई परिवार मिलकर एक गांव का निर्माण होता है, तो महिला से बेहतर कोई एक गांव की समस्या के बारे में पुरुष नहीं जान सकता है। इसलिए महिलाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में बेसिक बुनियादी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझती है, इसलिए उनके नेतृत्व में समाधान बहुत ही ज़्यादा अधिक और प्रभावशाली हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें महिला आरक्षण के लाभ क्या क्या है, तो महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होना, यानी जब महिला आरक्षण दी गई तो इसका लाभ क्या हुआ, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई, महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी शुरू कर दी। इसके बाद कई गांवों में महिला सरपंचों ने शिक्षा, स्वच्छता, जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में अच्छा काम भी किया। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की पहचान और सम्मान भी बढ़ी। इसके अलावा नई पीढ़ी की लड़कियों को प्रेरणा भी मिली और उन्हें भी राजनीति में रुचि लेनी शुरू कर दी। घर से बाहर निकलने और फैसले लेने की भी क्षमता बढ़ी। तो ये सारे लाभ है। इसके अलावा अब समझते हैं चुनौतियां और समस्या भी उभर कर आई जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया, जैसे कि प्रॉक्सी शासन। ये एक शासन करने का एक तरीका है। प्रॉक्सी शासन मतलब कई बार महिलाओं के स्थान पर उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं। आप देखे होंगे, खास करके मेरे गांव में ऐसा देखा गया है कि इस बार जो मुखिया है वह एक लेडीज़ है हमारे गांव में, लेकिन जो सारा कामकाज होता है वह उसके पति करते हैं, सारा कुछ, यानी उनके पति ही सारा कुछ निर्णय लेते हैं। तो इसे ही कहा जाता है प्रॉक्सी शासन, यानी हालांकि प्रतिनिधि एक महिला है लेकिन उसके जान पहचान वाले, उसके जो सगे संबंधी होते हैं वही सारा निर्णय लेते हैं। तो ये एक प्रॉक्सी शासन है। ये एक समस्या है क्योंकि निर्णय लेने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ महिला को ही है, जो प्रतिनिधि महिला है। दूसरे नंबर पर शिक्षा की कमी। कई महिला प्रतिनिधि शिक्षित नहीं होती है, जिससे उन्हें नियम या फिर योजनाएं, बजट आदि समझने में बहुत कठिनाइयां होती है। इसके अलावा सामाजिक दबाव। हालांकि अभी आरक्षण दिया गया है संविधान में, लेकिन फिर भी बहुत सारे समाज जहां पर महिलाओं को दबाया जाता है। हालांकि सरकार के नज़र में प्रतिनिधि तो बन जाती है, लेकिन समाज जो है वह उसे अपने अधिकार या किसी तरीके से बोलने का भी अधिकार नहीं देता है। सारा जो काम व्यवस्था है वह पुरुष ही करता है। उसके आड़ में सामाजिक दबाव, यानी परंपरागत मानसिकता के कारण महिलाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इसका समाधान क्या है, इसका उपाय क्या है, तो महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित देना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी महिला प्रतिनिधि है कम से कम पढ़ा लिखा प्रतिनिधि आगे बढ़े, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वह प्रशिक्षित हो। इसके अलावा राजनीति जागरूकता अभियान चलाना, इसके अलावा समाज में महिलाओं की भूमिका के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, यानी नेगेटिविटी अपने माइंड में ये चीज़ मत लाना कि महिलाएं शासन व्यवस्था में नहीं जा सकती है। इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि वाकई में महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम चलाना। इन कार्यक्रम के आधार पर महिलाओं को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। इसके बाद निष्कर्ष के तौर पर आपको लिखना है, महिला आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था का एक क्रांतिकारी कदम है जिसने ग्रामीण भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। हालांकि चुनौतियां अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। महिलाएं अपने अधिकार पहचान रही है और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। यदि उचित दिशा और समर्थन मिले तो महिलाएं आरक्षण ग्रामीण भारत को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की ओर ले जा सकती है।